हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला सवाल दिया गया है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सीरीज की पहली संख्या दोस्तों यहाँ पे कितनी है? 3 है। 3 के बाद दोस्तों 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद दोस्तों 21 है, 21 के बाद 46 है और उसके बाद दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों सॉल्व करने से पहले हम लोग देखते हैं सीरीज हमारी घट रही है, बढ़ रही है, या ज़्यादा घट रही है या ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे दोस्तों 3 से 5 संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, 5 से 12 संख्या थोड़ी सी बढ़ गई, 12 से 21 संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और गुणा का वाला भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहली संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। दूसरी संख्या दोस्तों कितनी है? 5 है। 5 के बाद 12 है, 12 के बाद दोस्तों 21 है और उसके बाद 46 और उसके बाद हमें बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, 3 से 5 पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो दोस्तों 3 में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 से 12 यानी कि 7 जोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे पैटर्न कोई लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बनेगा दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए 3 से 5, तो 3 से 5 हम लोग कैसे पहुँच सकते हैं, तो 3 में दोस्तों हम लोग गुणा कर देंगे 2 का और उसमें से दोस्तों 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, यानी 5 हो जाएगा। भाई 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से 12 हमें पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, 5 में 2 का गुणा करना होगा और इसमें दोस्तों 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। और 12 से 21 पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 12 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूना हो जाएगा 24 और उसमें से 3 घटा देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 से 46 पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 21 में गुणा करना होगा दोस्तों 2 का और दोस्तों इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहोगे इसमें जोड़ना पड़ेगा। देखिए 21 दूना होता है 42 और उसमें कितना जोड़ेंगे, यानी कि 4, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 46 हो जाएगा। तो आपको क्या यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 से गुणा किया गया, 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 तो आगे क्या किया जाएगा, आगे भी 2 से ही गुणा किया जाएगा, ठीक है, किससे, 2 से। अब आगे देखिए -1 + 2 -3 + 4, तो आगे क्या हो जाएगा, -5, क्या हो जाएगा, -5। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, -1 + 2 -3 + 4, तो आगे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 46 × 2 और -5, तो 46 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9, यानी 92 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 92 में से 5 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि चैंपियन को HCMAIPNO के रूप में लिखा गया है तो नेगेटिव को उसी कोडबद्ध में क्या लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, चैंपियन CHAM, ठीक है, उसके बाद क्या है PI और उसके बाद दोस्तों ON, तो इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ध्यान से HC, ठीक है, और MA, उसके बाद दोस्तों IP और उसके बाद NO। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे, चैंपियन में जितने भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया गया है, यानी कि जितने भी अक्षरों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। नीचे भी क्या दिख रहा होगा, यानी कि जो ऊपर यहाँ पे चैंपियन में अक्षरों का प्रयोग किया गया है, सेम टू सेम उन्हीं अक्षरों का प्रयोग नीचे भी किया गया है, बस उनका क्रम यहाँ पे चेंज किया गया है। मतलब कि आगे वाले को पीछे लिखा गया है और पीछे वाले को आगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए C यानी पहले नंबर पे, इसको लिखा गया है दोस्तों दूसरे नंबर पे। H यहाँ पे दूसरे नंबर पे, इसको पहले नंबर पे लिखा गया है। समझ में आ रहा है। देखिए M यहाँ पे दोस्तों बाद में है और दोस्तों A पहले था, तो यानी M को पहले कर दिया गया है और A को बाद में कर दिया गया है। समझ में आ रहा है। आगे भी देखिए I को पहले और P को बाद में, यहाँ भी देखिए N को पहले और O को बाद में। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया है,
क्रॉस लिखा गया है, मतलब कि तिर्यक लिखा गया है। तो हमें क्या यहाँ पे निकालना है, नेगेटिव का, यानी कि NEGATI और उसके बाद VE। तो इसका क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले दोस्तों तो यहाँ पे बनेगा E, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, E आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और लास्ट में दोस्तों क्या आएगा, इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे E आ जाएगा। और लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, लास्ट का जो दूसरा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा, यानी कि V, यानी कि हमारा ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसके शुरुआत में E हो और लास्ट में दोस्तों V हो। कौन हो, E है और V है। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही है, ऑप्शन नंबर B। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये रहा हमारा स्मार्ट अप्रोच, मतलब कि हम लोगों ने पूरा सॉल्व भी नहीं किया और क्वेश्चन के आंसर को आसानी से निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, N हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे पहले A आएगा और लास्ट में मतलब बाद में G आएगा। यहाँ पे पहले I आएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे T आएगा। और यहाँ पे लास्ट में दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी कि लास्ट वाला आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा, यानी कि E आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर B में जो हमारे अक्षर हैं, यानी ENAG IT और लास्ट में EV, देखिए लास्ट में EV आ गया। यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। एक लड़का पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, दूरी यानी कि डिस्टेंस को। तो देखिए दिशा और दूरी चैप्टर का प्रश्न है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैप को, और मैप में दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं दिशाओं को, तभी हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, बाएं या दाएं घुमा पाएंगे। तो देखिए ये रहा हमारा मैप में दोस्तों ऊपर की ओर कौन सी दिशा, उत्तर, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ दिशा, ठीक है। और नीचे की ओर दक्षिण दिशा जिसको हम लोग साउथ कहते हैं। दाहिने हाथ की तरफ में होती है पूर्व दिशा जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। और बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा, वेस्ट, जिसको हम लोग पश्चिम कहते हैं। ये रही हमारी 4 मुख्य दिशाएं। क्या रही, 4 मुख्य दिशाएं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक लड़का पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये ए नामक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। अंदाज से आप लोग ऐसे ही 15 किलोमीटर चला दीजिए। उसके बाद क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो बताइए अगर पश्चिम की ओर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका दायां क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण हो जाएगा, तो उसका दायां हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और कितना चलेगा दोस्तों यहाँ पे, ये 7 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, वह बाएं मुड़ता है, ध्यान दीजिएगा, वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो यानी ऊपर की ओर मतलब उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका बायां क्या होगा, पश्चिम होगा या पूरब होगा। तो यानी उत्तर का बायां दोस्तों हो जाएगा पश्चिम। और कितना चलेगा, ये चलेगा दोस्तों यहाँ पे 12 किलोमीटर। और क्या करता है, गंतव्य तक पहुँच जाता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये बी नामक पॉइंट तक पहुँच जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया है लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो यानी कि दूरी निकालना है। यहाँ पे दोस्तों एक बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर होता कि न्यूनतम दूरी बताइए, मतलब न्यूनतम दूरी, तो हम लोग क्या करते, ए से बी ऐसे डायरेक्ट निकालते। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्या है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, कुल दूरी को निकालेंगे। किसको, कुल दूरी को। तो 15 और +7 और +12, 15 7 हो जाएगा 22, और 22 और 12 दोस्तों कितना हो जाएगा, 34। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 34 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा आरेख उंगली, नाखून, त्वचा के बीच संबंध को दर्शाता है। यानी कि वेन डायग्राम का प्रश्न है, यानी कि वेन आरेख चैप्टर का। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, उंगली, नाखून और त्वचा के बीच में हमें वेन डायग्राम की सहायता से इनमें संबंध को बताना होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें देखिए सबसे छोटा मतलब दायरा किसका सबसे छोटा है, उंगली का है, नाखून का है या त्वचा का है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो नाखून होता है वो किस में होता है, उंगली में होता है। और जो उंगली होती है दोस्तों वो त्वचा में क्या हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
नाखून का वेन डायग्राम दोस्तों सबसे अंदर बनेगा, और नाखून दोस्तों किस में होगी, उंगली में, तो उसके बाद हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उंगली, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों कौन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। तो इस तरीके का हमारा वेन डायग्राम बनने वाला है, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, मतलब जो प्लस है उसके जगह पे आप लिखिए गुणा को, ठीक है, और माइनस की जगह पे लिखिए आप भाग को। उसके बाद दोस्तों क्या है, गुणा की जगह पे आप लोग चिन्ह लगाइए किसका, माइनस का, और दोस्तों लास्ट में क्या है, भाग की जगह पे आप लगाएंगे प्लस को। यानी इन चिन्हों का प्रयोग हमें, जो बदले हुए चिन्ह हैं इन्हीं का प्रयोग हमें करना है। तो कर लीजिए यहाँ पे। देखिए सबसे पहले दोस्तों क्या है, प्लस, तो प्लस की जगह पे हम लोग लगाएंगे गुणा को, और भाग की जगह पे प्लस को लगाएंगे, माइनस की जगह पे भाग को लगाएंगे, ठीक है, और गुणा की जगह पे माइनस को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 9 गुणे, ध्यान दीजिएगा, 9 गुणे 8 प्लस 8 भागे 4 और माइनस 9। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम को लगाएंगे, यानी कि कोष्ठक के नियम को। तो कोष्ठक के नियम में सबसे पहले कोष्ठक को ही सॉल्व करते हैं, यानी कि ब्रैकेट्स को, छोटा, मझला और बड़ा, लेकिन यहाँ तो कोई ब्रैकेट्स है नहीं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को, फिर प्लस को, और उसके बाद माइनस को। तो हल कर लीजिए यहाँ पे। देख कितना हो जाएगा, 9 गुणे 8 प्लस 8 में भाग देंगे 4 से, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और माइनस 9 हो जाएगा। उसके बाद गुणा को, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 9, 72 2 कितना हो जाएगा, 74 और माइनस 9। 74 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 14 में से 9 गया दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 14 में से 9 गया 5 हो जाएगा, इन लास्ट में 5 आएगा, यानी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 65। 74 में से 9 घटाएंगे 65 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। कागज का एक टुकड़ा निम्नलिखित आकृति में दिखाए गए तरीके से काटा गया है, जिसमें आकृति का एक भाग गायब है। जवाब में दी गई आकृतियों में से उस भाग का चयन करें जो गायब है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3, यानी कि 3 हिस्सा यहाँ पे मौजूद है, और प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सी ऐसी आकृति है जो यहाँ पे आने वाली है। तो जैसा कि हम सभी दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ये लेफ्ट साइड में नीचे वाला हिस्सा गायब है, ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट साइड में नीचे वाला हिस्सा। तो ये कैसा हमारा बनने वाला है, तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ये लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके का हमारा बनने वाला है, जैसा कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमने बनाया है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लाइन देखिए ध्यान से, ऐसे है, तो पहला वाला विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखिए ये लाइन दोस्तों इस कोने से ऊपर की ओर जा रही है, देखिए कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ये सेंटर से हम लोगों ने लाइन खींचा है, तो यानी कि ये वाली लाइन दोस्तों क्या है, ऐसे नहीं, मतलब कि ये कोना यहाँ पे बन रहा है ना, तो बी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी वाला तो बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे है, जबकि सी में ऐसे खींची गई है, तो सी वाला भी गलत हो जाएगा। बचा हुआ डी वाला ऑप्शन हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों देखिए ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे देखिए ऐसे बनाया गया है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, ऐसे लाइन खींची गई है, ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये ऐसे लाइन खींची गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, ZW की बेटी है, LW की पत्नी है, KL के पिता हैं, KZ का होगा, यानी कि रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन चैप्टर का। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है, Z नामक जो व्यक्ति है वो W की बेटी है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ZW की बेटी है, यानी कि ये W हो जाएगा, और W की दोस्तों यहाँ पे बेटी है, कौन है, ये है Z। W की बेटी कौन हो जाएगी, Z हो जाएगी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या है, L जो है W की पत्नी है, जो L है वो W की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, L जो है W की पत्नी है। अगर दोस्तों L W की पत्नी है तो W क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। और दोस्तों ये जो W है वो कौन कहलाएगा Z का, तो ये कहलाएगा दोस्तों यहाँ पे पिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। और जो L है वो कौन कहलाएगी, माँ कहलाएगी। समझिएगा, यहाँ पे जो W है उसकी बेटी कौन हो जाएगी, Z हो जाएगी। ठीक है, और जो W की पत्नी है वो L है। अगर दोस्तों W की पत्नी L है तो L क्या हो जाएगी, Z की, आप कहोगे इसकी हो जाएगी ये
माँ हो जाएगी, यानी कि मदर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, के एल के पिता हैं, जो के नामक व्यक्ति हैं वो एल के कौन है दोस्तों, यहाँ पे पिता हैं। कौन? के हैं। ठीक है, अब समझिएगा बात को। अगर दोस्तों यहाँ पे के जो है एल के पिता हैं, तो यानी कि एल कौन हो जाएगी, एल कौन हो जाएगी के की, ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे पुत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। यानी कि जो एल नामक व्यक्ति है वो डब्लू की दोस्तों कौन है? पत्नी है। जेड की कौन है? माँ है। और के की क्या है दोस्तों? यहाँ पे पुत्री है। तो आप बताइए, आपके जो पिता हैं, या फिर आप समझिए ऐसे ही कि आपकी जो मम्मी हैं उनके जो पिता हैं वो आपके क्या लगेंगे दोस्तों? तो के दोस्तों जेड का क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाना जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक आकृति बनाई गई है। इसमें दोस्तों जो दिख रहे हैं त्रिभुज उनको भी हमें गिनना है, और जो नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि जो मन की आंखों से दिखाई देंगे, उनको भी हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉइंटों को हम लोग यहाँ पे चिन्हित कर लेते हैं। जैसा कि देखिए, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, ये है डी, उसके बाद दोस्तों ये है ई, और दोस्तों एक है एफ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग गिनेंगे सबसे पहले इन किसको? त्रिभुजों को। तो देखिए 1 2, ठीक है, उसके बाद देखिए 3 4 5 6, कितने बन गए दोस्तों यहाँ पे? 6 तो सामने सामने दिखाई ही दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो और बनेंगे उनको देखिएगा। देखिए 1 और 2 से बनेगा एक। ठीक है, 1 और 2 से बन गया। ठीक है, 1 और 2 से बन गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ऐसे अगर नहीं समझना है तो दूसरे तरीके से आसानी से समझा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए ए है, बी है और सी है। ए बी सी में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो ए बी सी में दोस्तों यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पे दोस्तों ए है, बी है और सी है, और इसको दोस्तों बीच से ऐसे मतलब कि लाइन खींची गई है। तो यानी कि देखिए एक ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और दोस्तों एक पूरा पूरा हो जाएगा। तो ए बी सी में कुल कितने त्रिभुज हैं दोस्तों यहाँ पे? तो ए बी सी में कुल कितने त्रिभुज हैं? 3 हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी आकृति ऐसे बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा ऐसे बनाई गई है और एक लाइन है, तो यहाँ पे इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो एक ये वाला, एक ये वाला और ये पूरा पूरा वाला। ठीक है, तो यानी कि कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पे? 3 हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए ध्यान से और क्या है यहाँ पे दोस्तों, एक और त्रिभुज है, ए है, डी है और ई है। तो ए डी ई में कितने त्रिभुज हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि यहाँ भी दोस्तों देखिए एक ऐसे त्रिभुज बनाया गया है और बीच से लाइन खींची गई है, तो 3 यहाँ भी हो गए। अब देखिए आगे, यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज और है। वो त्रिभुज दोस्तों क्या है? डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, डी ई एफ। तो डी ई एफ में यानी कि देखिए डी है, ई है और एफ है, ये भी त्रिभुज एक बनाया गया है और बीच से लाइन खींची गई है। तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पे 3 3 6 और 3 कितने हो गए? 9। ये तो हमारे दोस्तों मतलब कि 9 त्रिभुज बनाए गए हैं। अब जो एडिशनल बनाए गए हैं, मतलब इस त्रिभुज का उसमें और उस त्रिभुज का इसमें आया हुआ है, उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक हमारा बी है, एक हमारा डी है। ध्यान दीजिएगा, बी डी और यहाँ पे दोस्तों एफ। तो बी डी एफ में कौन सा बनेगा दोस्तों? यहाँ पे ये वाला हमारा बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी डी और एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे देखिए और कोई बचा? देखिए सी है, ई है और एफ है। यहाँ भी दोस्तों क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज ये अलग से बन जाएगा। तो यानी कि सी, ई और उसके बाद दोस्तों एफ, एक हमारा और बन गया। उसके बाद दोस्तों देखिए और कुछ बन रहा है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए ए है, ठीक है, और कौन है दोस्तों? ई है, और दोस्तों और कौन है? एफ है। यानी कि ये वाला त्रिभुज हमारा यहाँ पे ऐसे बनने वाला है। कौन सा? ए, ई और उसके बाद एफ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए एक हमारा और बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? ए बन जाएगा, डी बन जाएगा और एफ बन जाएगा। कौन बन जाएगा? ए बन जाएगा, डी बन जाएगा और एफ बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 1 1 1 1। तो 9 4 कितना हो जाएंगे? 9 4 हो जाएंगे 13। और इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 13 त्रिभुज हैं। आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 को मिला दीजिए, 4 5 को मिला दीजिए, 3 6 को मिला, मतलब जैसे बनेगा। आप चाहें तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या से भी गिन सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे संख्याओं से भी यहाँ पे गिन सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस आकृति में कुल 13 त्रिभुज छिपे हुए हैं। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया दोस्तों,
निम्न विकल्पों में से दूसरे युग्म के लिए सापेक्षिक संख्या चुनें जो पहले युग्म के समान ही संबंध का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, यानी कि नंबर सादृश्यता क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 216 का अनुपात दिया है 18 से, तो 125 का अनुपात हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होता है, पहली संख्या को हमें क्या बनाना होता है, दूसरी संख्या। अगर ऐसा हमारा लॉजिक नहीं लगेगा तो दूसरी संख्या को पहली संख्या भी बना सकते हैं, और या फिर अलग अलग इन संख्याओं में हम लोग कोई भी रिलेशन को निकाल सकते हैं। 2-3 तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 126 का अनुपात दिया है 18 से, कुछ मिस्टेक हो गया, रुकिए, 126 नहीं है दोस्तों, देखिए 216 है, कितना है, 216 का अनुपात दिया है 18 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 216 को 18 बनाने का कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 216 ये किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है या किसी का घन है, आप कहोगे बिल्कुल है। यह है दोस्तों 6 का क्यूब, यानी कि 6 का घन, यानी कि 6 का घन कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 216, और यहीं पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 और 3 को गुणा कर देंगे, यानी कि 6 और उसकी पावर 3 को, तो कितना हो जाएगा 18। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, 18 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 125 का अनुपात हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 125 किसका घन है, आप कहोगे 5 का घन है, यानी कि 5 का क्यूब। यहाँ पे दोस्तों 5 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। क्या देखिए किसी भी ऑप्शन में 15 दिया गया है, आप कहोगे बिल्कुल दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर बी है और ये ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 15 हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल दिया गया है, 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था, यानी कि भूतपूर्व का दे करके भूतपूर्व ही पूछा गया है, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी के साथ। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 फरवरी 2007, ठीक है, को कौन सा दिन था, यानी कि गुरुवार था। क्या था, गुरुवार था। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या निकालना है, 2 फरवरी 2006, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, 2 फरवरी, क्या निकालना है, 2 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 फरवरी है ना 2007, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था। ध्यान दीजिएगा, 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे गुरुवार था, और 1 साल हमें पीछे जाना है दोस्तों। दोनों को हम लोग देखेंगे दोस्तों, 2006 को और 2007 को, ये दोनों दोस्तों क्या हैं, ये सामान्य वर्ष हैं दोस्तों, क्या है, सामान्य वर्ष है। जब भी सामान्य वर्ष होगा तो कैलेंडर में अगर हम लोग आगे जाएंगे तो दिनों की संख्या में 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि 1 आगे जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2007 से 2006 जा रहे हैं, तो गुरुवार में से दोस्तों हम लोग 1 को घटा देंगे, कितने को, 1 को, क्योंकि 1 साल का अंतर आ रहा है। तो यानी गुरुवार में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यहाँ पे मैं बुधवार को भी गलत लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार, यानी कि वेडनेसडे। अब आप बताइए कि 1 फरवरी 2006 को अगर बुधवार है तो 2 फरवरी 2006 को ही कौन सा दिन हो जाएगा। तो दोस्तों एक उसमें जुड़ भाई, 1 फरवरी 2006 को बुधवार है, तो ये 2 फरवरी को कौन सा दिन हो जाएगा, आप कहोगे गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरुवार, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमने क्या किया, 1 फरवरी 2007 का दिन दिया गया है गुरुवार, तो हम लोगों ने 2 फरवरी का निकालने से पहले डायरेक्ट निकाला कि 1 फरवरी 2006 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2000 दोस्तों क्या, 2007 क्या है, एक सामान्य वर्ष, 2006 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष। अच्छा, कैसे पता पाएंगे कि ये 2007 जो है सामान्य वर्ष है, 2006 सामान्य वर्ष है। आप क्या कीजिए, 2007 को 4 से भाग देंगे, ठीक है, किससे, 4 से, और दोस्तों 2006 को भी भाग देंगे किससे, 4 से। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो ये हमारा हो जाएगा सामान्य वर्ष नहीं होगा, क्या होगा, ये अधिवर्ष हो जाएगा, यानी कि लीप ईयर। लेकिन अगर दोस्तों ये नहीं कटेगा ना तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में दोस्तों क्या होता है, 365 दिन होते हैं, और अधिवर्ष यानी लीप ईयर में होते हैं 366 दिन, जिसमें फरवरी कितने की होती है, 29 की। तो यानी कि 2007 भी नहीं कटेगा 4 से, और 2006 भी नहीं कटेगा। 4 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 वर्षों के बाद दोस्तों अधिवर्ष आता है, यानी कि
लीप ईयर आता है, ठीक है, इसलिए 4 से भाग देते हैं ये समझने के लिए कि कौन सा सामान्य वर्ष होगा, कौन सा लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होगा। तो 2007 भी हमारा सामान्य वर्ष है, 2006 भी हमारा सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पे अगर 2007 को दोस्तों 1 फरवरी गुरुवार था तो 1 साल पहले कौन सा दिन रहा होगा, बुधवार रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर 1 फरवरी 2006 को बुधवार है तो 2 फरवरी 2006 को ही कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार यानी कि थर्सडे। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।